नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां कलवारी थाना क्षेत्र की एक महिला ने जिहादी अली हुसैन द्वारा लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलने के बाद आत्महत्या कर ली। बता दें कि इस्लामिक कट्टरपंथी पिछले 3 साल से महिला का अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाता और बच्चों के सामने शोषण करता रहा। घटना के बाद पुलिस ने अली हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं एएसपी श्यामाकांत ने बताया कि एफआईआर में सख्त धाराओं का समावेश किया जा रहा है और मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। सुसाइड कर लिया। इस मामले में सर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? देखिए, जनपद बस्ती के थाना कलवारी में प्रार्थी के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसपे मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद विवेचनात्मक कार्रवाई में सटीक साक्ष्यों के आधार पर जो नामित अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग हुई है और अरेस्टिंग के क्रम में उनको जेल भेजा जा चुका है। अभी विवेचना चल रही है और साक्ष्यों के आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो सर बलात्कार की बात आई है, क्या उस पर भी जांच हो रही है? देखिए, अभी जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी उसको रजिस्टर्ड किया गया। उस रजिस्टर्ड एफआईआर के क्रम में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अभी और साक्ष्य संकलन, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कार्रवाई प्रचलित है और साक्ष्यों क्रम में ही वैधानिक कार्रवाई अमल में। एक बार हम अपने मायके से जब आए, हमारा नाम पूजा प्रजापति है। आप कौन है? उनकी जेठान। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? जब एक बार हम सुने गांव में कि मतलब वो मार रहा है, तो मैं इनसे पूछा कि क्यों मारे हो उसे, तो कह रहे थे कि वो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, इसलिए हम उसे मारे हैं। तो हम कहे कि आखिर वजह क्या है, क्या बात है। तब वो नहीं बता रहे थे, तो हम उनके घर गए। तब उससे पूछे तो कहने लगा मेरे घर से भाग जाओ, मेरे घर से भाग। तो उसके में नहीं हाथापाई हो गई। फिर भी वहाँ बहुत सारे लोग जुट गए, हमसे उससे गाली गलौज भी हुआ। वो कह रहा था जो तुम्हें करना हो कर लो, हम ऐसा करना नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें जो करना, हम तुम्हारे घर पे आएंगे, जाएंगे, रहेंगे। जो मेरा मन करेगा वो करेगा। तुम अलग हो तो तुमसे क्या लेना देना है, मैं उसके साथ रहूंगा। हमेशा उसको मारता था, हमेशा। जब इससे पूछते थे तो जब उससे पूछते थे तो कहता था हम ऐसा ही करेंगे, क्या कर लोगी तुम। सर मेरे से कुछ बताया नहीं, मेरे से वीडियो कॉल बात करी, उसके बाद पता नहीं क्या करी, मेरे से कुछ बात नहीं हुआ। मैं आया सर, वही सब लोग बताए कि तुम्हारा भाई फांसी लगा ली। ये मेरे को कुछ नहीं बताया सर। सर मेरे को मालूम नहीं है कौन है, मैं जानता भी नहीं था उसको। लेकिन एक दो बाजी इधर आया था। इधर आने के बाद मैं उसको एक बाजी पकड़ के लाया था, यहाँ बैठाया था, मोबाइल भी छीन लिया था, उसका माँ बाप को भी लाया था। फिर भी उसको मैं बोला आज के बाद ऐसा गंदगी काम करेगा किसी औरत के साथ तो तेरे को जान से मार देगा। फिर भी उसका माँ बाप बोला ऐसा मेरा बेटा नहीं करेगा, एक बाजी छूट दे दिया सर। वो ऐसा करते करते पूरा जिंदगी उजड़ गई। हाँ बलात्कार सर, ये सर 3 साल तक वीडियो बनाया था सर, लेकिन मेरे पास भेजा नहीं था वीडियो। हाँ उसी कि तुमको ब्लैकमेल हमेशा यही धमकी देता था। वो पैसा वैसा इसीलिए तो सर देती थी। वो बहुत कुछ उसको बर्बाद कर दिया सर। हाँ उसके नाम लोन भी ले लिया समूह से 20,000 रुपया। इसी से सुसाइड कर लिया। उससे 20,000 का मोबाइल भी ले आया, गाना वाना सब देखवा दिया सर। अभी कार्रवाई क्या हुई? अभी सर वही कार्रवाई अभी क्या मालूम नहीं है। अभी सर हम लोग तो खुद परेशान है। एफआईआर हुई है, जेल गया? एफआईआर हुई है सर, वो जेल गया। लेकिन बलात्कार की धारा नहीं नहीं वो नहीं लगी है सर। बढ़ा रहे हैं। अरे सर पता नहीं कब बढ़ाएंगे, तो कोई गारंटी नहीं सर। हमारा मांग है उसको फांसी चाहिए और कुछ नहीं। जैसे वो मरी है वैसे उसको फांसी चाहिए। मेरा छोटा छोटा बच्चा मैं कहाँ लेके जाएगा ये लोग को? मैं कमाने खाने वाला इंसान, कितना दिन ये लोग को जिलाएगा इसके सहारे।
अमरोहा के अतरासी रोड स्थित स्कूल में वार्षिक उत्सव एक शाम अक्षरा के नाम 2.0 भव्य और यादगार रहा। कार्यक्रम में बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और स्कूल प्रबंधन की सराहना की। समारोह में जिले के गणमान्य लोग और अभिभावक भी उपस्थित रहे। अंत में स्कूल प्रबंधन ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। लोग हैं, बहुत सारों के नाम छूट गए होंगे। शुभम जी का नाम भी छूट गया होगा, शुभम राहाल जी। फर्रुखाबाद में निजी अस्पताल में महिला की मौत से हड़कंप मच गया। इटावा निवासी शिवकांत की पत्नी राखी की तबीयत बिगड़ने पर उसे कुलवती हॉस्पिटल में लाया गया था। 8 दिन पहले प्रसव कराने के बाद राखी की हालत बिगड़ती गई और उसे रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतका की परिजन अस्पताल गेट पर धरने पर बैठ गए हैं और गलत इलाज का आरोप लगाते हुए हंगामा कर रहे हैं। वहीं सूचना पर सीएमओ अवनिंदर कुमार और एसीएमओ रंजन गौतम मौके पर पहुंचे। निजी अस्पताल को फिलहाल सीज कर जांच टीम गठित की गई है। लापरवाही से महिला की मौत के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीएम अवनिंदर कुमार सिंह। इनसे बात करें किस तरह से अस्पताल के कार्रवाई की गई है। कल जैसे ही मुझे पता लगा एक महिला की मौत हुई है कुलवंती हॉस्पिटल में, मैं तुरंत गया वहाँ। तो ये पता लगा कि 20 तारीख को उसका प्रसव हुआ था और 21 को छुट्टी कर दी गई है। उसके बाद उसको ब्लीडिंग हुई है घर जाके, और अगले दिन फिर दिखाने आई है। वो यहाँ पे परसों आई थी, तो पता नहीं क्या दवाई दी है और वो उसकी डेथ हुई है। इसके चलते मुझे अस्पताल अधोमानक लगा, कुछ कमियां ली। जो पेशेंट भर्ती थे हमारे, उनको मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुला के अपने जिला अस्पताल लोहिया में शिफ्ट कराया और तुरंत हम हॉस्पिटल सील करवा दिया गया पूरा। और उसकी जो 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनी है, जो भी 1 आध दिन में जांच रिपोर्ट दे देगी। जो भी रिपोर्ट आई उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। इस तरह के अमानक हॉस्पिटल में लगातार कार्रवाई होती है। बिल्कुल लगातार होती रही। कल भी मैंने कल 4-5 और करवाए, उसके अलावा सील करवाए हैं। डॉक्टर हमारे एसीएमओ साहब ने करे हैं और ये लगातार चलता रहेगा। कोई अवैध अस्पताल नहीं चलने दिया जाएगा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक राहत भरी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस के सजग प्रयासों ने सड़कों पर यमराज की रफ्तार पर लगाम लगा दी है। आंकड़ों की जुबानी कहें तो वर्ष 2025 के फरवरी माह तक जिले में सड़क हादसों में 77 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन साल 2026 में यह आंकड़ा सिमटकर 54 पर आ गिरा। यानी सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 20% की शानदार कमी दर्ज की गई है। इस सफलता के पीछे रायबरेली पुलिस का एक सुनियोजित चक्रव्यूह रहा है। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर हाईवे किनारे स्थित ढाबों पर होने वाली अवैध पार्किंग पर कड़ा प्रहार किया। विशेषकर बछरावा हाईवे पर अवैध वाहनों के संचालन और बेतरतीब पार्किंग को पूरी तरह व्यवस्थित किया गया, जो अक्सर बड़े हादसों का सबब बनते थे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशन के बाद उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में इस वर्ष एक्सीडेंट में बहुत कम देखने को मिले हैं। और इस समय मेरे साथ रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा हैं। ये इनसे पूछेंगे कि इस वर्ष एक्सीडेंट का रायबरेली में क्या चीज़ें रही हैं और क्या बताएंगे सर। जैसा कि आप अवगत हैं कि रायबरेली जो एक बड़ा जिला है और यहाँ पे जो है एक दूसरे जनपद जाने के लिए नेशनल हाईवे है, लंबी सड़क है। खासतौर पर लखनऊ, प्रयागराज और बुंदेलखंड और कानपुर गंगा के उस पार जाने वाली तमाम सड़कें हैं, हाईवे है, नेशनल हाईवे हैं। तो यहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसको कमी लाने के लिए लगातार प्रयासरत हम लोग रहे हैं। शासन की मंशा और हमारे उच्चाधिकारियों की भी मंशा रही है। उन्होंने ZFT जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना लागू की है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सीडेंट को कैसे कम करें, इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। और सड़क सुरक्षा की जो बैठक होती है उनमें अंतर विभागीय समन्वय भी होता है। लेकिन पुलिस जो मुख्य रूप से इन्फोर्समेंट का काम करती है, तो इन्फोर्समेंट के लिए हम लोगों ने चेकिंग व्यवस्था और ख़ासतौर पर जो ड्रंक एंड ड्राइव वाला जो है ब्रेथ एनालाइजर वगैरह का काफ़ी चेकिंग कराई। और हम लोगों ने ढाबे, होटल
जहाँ पे ट्रक ड्राइवर आते हैं, खाने के साथ वो अवैध रूप से शराब आदि का सेवन कर लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने एक क्रॉस थाने की एक जो टीम बना करके, चेकिंग टीम बना करके उनको रैंडमली काफ़ी रात में दबिश दे करके एक चेकिंग करवाए, जिससे घटनाओं में कमी आई है। वो डेटा इस प्रकार से आने शुरू हो गए हैं। हमने केवल यदि फरवरी के आंकड़ों का विश्लेषण किए गत वर्ष की तुलना में, तो 25% के लगभग कमी आई है। और यदि हम 2025 के जनवरी फरवरी के आंकड़ों से अगर इसको कंपेयर करें तो लगभग 20% दुर्घटनाओं में कमी आई है। और दुर्घटनाओं को काफ़ी कम करना हमारा उद्देश्य है और इन्फोर्समेंट के माध्यम से हम लोग उसको लगातार कमी करेंगे। देखिए, जैसा कि बताया कि शासन के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जो सभी थानों के में लगातार गश्त किया जा रहा है और एक्सीडेंट में इस वर्ष कमी आई है। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज, रायबरेली। भारत नेपाल बॉर्डर के रुपीडिया क्षेत्र से बड़ी सफलता सामने आई है, जहां पुलिस और एसएसपी की टीम ने 13 लाख रुपए मूल्य की स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। रुपीडिया थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह रावत ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक युवक नेपाल ले जाने के लिए स्मैक ले जा रहा था। टीम ने पिलर नंबर 651 के पास युवक को रोककर तलाशी ली, जिसके 13 ग्राम स्मैक बरामद हुए। वहीं गिरफ्तार युवक की पहचान शाबान पुत्र कमरुद्दीन चकिया रोड रुपीदिया के रूप में हुई है। जिहादी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर घाट पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर थाना ग्वालटोली पुलिस मौके पर पहुंची। एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतका कानपुर के एफएम कॉलोनी की रहने वाली थी। परिवार ने बताया कि वह कल रात से लापता थी। पिता का आरोप है कि शादी तय करने वाले युवक से परेशान होने के कारण ये घटना हुई हो सकती है। वहीं पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये आज सुबह थाना ग्वालटोली पुलिस को सूचना मिली थी कि चौकी परमट क्षेत्र में नदी में एक महिला का शव मिला है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवा कर महिला की शिनाख्त का प्रयास किया गया। महिला के शव की शिनाख्त हो चुकी है और उसको शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। घटना की क्या वजह निकल के आई है? अभी पूरी प्रकरण की जांच की जा रही है और परिजनों की जो तहरीर होगी उसके आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महिला मैरिड है या अनमैरिड? अभी तक जो प्रथम दृष्टया मालूम पड़ा है, महिला की शादी नहीं हुई है। भैया क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार वर्मा। क्या घटना हुई, क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी रात में बिटिया माई काम करके आए हैं हम, तो बिटिया घर में थी और बगैर बताए वो चली आई। और फिर रात में अब फोन किया गया, हर जगह ढूंढा गया, नहीं मिली। तो फिर अभी सुबह फोन मिला तो हम लोग यहाँ पे आए। तो क्या लगता है कि बिटिया की हत्या कैसे हो गई? क्या बताया? परेशान नहीं रहती थी, खुश रहती थी। क्या करती थी? पढ़ाई करती थी कि जॉब करती थी? अभी पढ़ाई करती थी, फिर बंद कर दी, फिर घर ही में रहती थी। कौन सी क्लास में पढ़ाई करती? क्लास में? ये एमजी कॉलेज। कौन सी क्लास में थी? 8th में। वो लड़के से वही बुलाता था, जिस लड़के से बातचीत चली वही बुलाता था। हाँ। कौन लड़का है, कहाँ रहता? कौन लड़का है, कहाँ का? ये पी रोड का है। लड़के क्या नाम है? अभिषेक। उससे शादी की बातचीत चली? हाँ, बातचीत तय हो गई थी सब। अच्छा, क्या घटना हुई, क्या सूचना मिली थी आपको? हम कहे लड़का हमारा आया 2 बजे, देखने गया, ढूंढने गया तो हमने कहा परमट गई होगी सहेली के पास। फिर सवेरे 5 बजे फिर हम उड़ गए। हमने कहा अभिषेक का फोन करो तो फोन किया। हमने कहा जो परमट में देखो परमटी में होगी, पर उसने आए यहाँ पे, कहने लगा बॉडी मिल गई है नंदी की। रात में लोगों में झगड़ा हुआ है, जिससे शादी होने जाती बिटिया की। क्या नाम है उसका? अभिषेक। कितने साल पहले शादी तय हुई थी? अभी वही 5-6-7 महीना हुआ है। तो क्या अरेंज शादी हो रही थी कि प्रेम विवाह था? प्रेम विवाह था। तो आप लोग क्या अगेंस्ट थे क्या? मतलब आप हम नहीं, हम करने जाएंगे, पैसा नहीं तो हमने कहा बीमा पूरा हो जाए, अब हो जाएगा तो हम कर देंगे, अभी पैसा नहीं। अभी से बातचीत पक्की हो गई थी। लड़का क्या मतलब बदतमीजी करता था, गाली करता था, क्या करता था? एक दिन आया तो गाली दे रहा था घर में, गुस्से में नंदी ने ठंडाई पी ली, खूब चिल्ला रही थी, माँ बोरिया रही थी। लड़का कहाँ रहता है? गरीब चौकी में। अब आप क्या मांग करती हैं?
तो उसको हमारे बेटे का इंसाफ मिला है। अमरोहा के रेरा थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी 35 वर्षीय 2 बच्चों का पिता बच्ची को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया। बच्ची रोते हुए घर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिवार को दी। गुस्साए परिजन आरोपी के घर गए तो उनके साथ मारपीट की गई। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। वहीं पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी मोहन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कल दिनांक 26 फरवरी को थाना रेहरा क्षेत्र में ग्राम कसाईपुरा में घटना घटित हुई, जिसमें एक मोहन पुत्र राम प्रसाद उम्र 35 वर्ष नाम का व्यक्ति, इसने एक 5 वर्षीय एक लड़की उसको बहलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ इसने गलत प्रकार से संबंध बनाने का प्रयास किया। इस संबंध में जो पीड़िता है उसकी मां की ओर से एक अभियोग थाना रेहरा पर पंजीकृत कराया गया है और जो मुख्य अभियुक्त है मोहन पुत्र राम प्रसाद, उसकी इसमें गिरफ्तारी कर ली गई है। इस संबंध में जब वादिनी के द्वारा घर वालों ने शिकायत की गई तो उनके द्वारा भी इनके साथ मारपीट इत्यादि की गई। उनके विरुद्ध भी इसमें अभियोग पंजीकृत है और मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संभल के बेजोई थाना क्षेत्र के ग्राम फरीदपुर खुशहाल में 8 वर्षीय मासूम के साथ कथित यौन शोषण का मामला सामने आया। घटना 22 फरवरी को शाम करीब 4 बजे हुई। पीड़ित बच्चे के पिता ने आरोपियों गजेंद्र और मोहित के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं बच्चे ने घटना की पूरी कहानी सुनाई। आरोपियों ने कथित रूप से धमकियां दी। परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं बेजोई कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गाँव के 2 लड़के मेरे लड़के को बहला फुसला कर ले गए और इसके साथ गलत काम कर दिए। मैं इसकी रिपोर्ट कराने चौकी गया तो चौकी पे ये कहा इसमें ये मत लिखाओ कि ये हुआ, ये लिखाओ कोशिश की। तो फिर मैंने दोबारा तहरीर लिखवाई और ये दे दी कि कोशिश की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, अब आप कहाँ मिले? अब मैं कप्तान साहब से मिला हूँ। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा मेडिकल होगा तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि IACC ने MSME सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में उद्योगों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने की चर्चा हुई। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों के इस्तेमाल से बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के उपायों पर भी ध्यान दिया गया। कार्यक्रम में कानपुर के उद्योगपति और बैंकिंग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। आज कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में बताइए, परिचय देते हो। मेरा नाम मुकेश सिंह है, मैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यूपी कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन हूँ। आज का जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में MSME को कैसे स्ट्रेंथन करें, ODOP प्रोडक्ट्स हैं, रैम्प का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम चलती है, तो पूरे देश के जो इंडो अमेरिकन चैम्बर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स हैं वो लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश में MSME को स्ट्रेंथन करते हुए कैसे उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, कैसे इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन किया जाए, नए लेबर कोड्स आ गए हैं उस पर कैसे बात होगी, वो MSME को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। तो AI का जो इंडक्शन है, टेक्नोलॉजी का, न्यू टेक्नोलॉजी का इंडक्शन है MSME में, उससे बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, तो इस तरह के तमाम चर्चा परिचर्चा विचार विमर्श आज होंगे। और बेसिकली इंडो अमेरिकन चैम्बर का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की इकॉनमी जो 1 ट्रिलियन इकॉनमी की हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो टारगेट है 1 ट्रिलियन का, उसको और MSME डिपार्टमेंट के टारगेट को हम लोग कैसे मीट आउट करें, कैसे इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक प्रगति है उसमें कैसे भागीदार बने, इसको लेकर के कानपुर चूँकि आर्थिक राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो कानपुर के बहुत सारे इंडस्ट्रीज, अनुराग लोहिया जी आए हुए हैं, बैठे हैं, बहुत सारे बैंक्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे MSMEs के बारे, और सतीश माना जी अभी दोपहर में आएंगे करीब 12:30 बजे, और जो नए उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको फेलिसिटेट भी करेंगे।
तो एक बड़ा उद्देश्य को लेकर के इंडो अमेरिकन चैम्बर ये पहला यहाँ पर कर रहा है। थैंक यू सो मच। और अगली खबर कानपुर से है, जहां सेंट्रल रेलवे स्टेशन में बम की धमकी से अफरा तफरी मच गई। डायल 112 कंट्रोल रूम पर एक युवक ने कॉल कर शाम 7 बजे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी। सूचना पाते ही जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और पूरे स्टेशन परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया। प्लेटफॉर्म, वार्ड और संदिग्ध स्थानों की सघन तलाशी की गई। धमकी देने वाले युवक की पहचान अनिल के रूप में हुई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि आरोपी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, अभी शाम में कंट्रोल रूम 112 में सूचना प्राप्त हुई थी कि कॉलर ने फ़ोन किया था कि उसने बताया कि यहाँ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में 7 बजे ब्लास्ट होगा। चूँकि सूचना बहुत गंभीर थी, उसकी गंभीरता को देखते हुए सभी जो संबंधित हमारे डिपार्टमेंट हैं, LIU हैं, हमारी टीम है, साथ में BDDS टीम को इन्फॉर्म किया गया और थरोली यहाँ पे प्लेटफॉर्म सारे चेक किए गए हैं और कुछ प्लेटफॉर्म बचे हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है। अभी समय 7:15 हो रहा है। सूचना जो थी कि 7 बजे का ब्लास्ट का, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बॉक्स कॉल ही है। बाकी जिसने कॉल किया है अभी उसको हमने ट्रेस किया है। उसने बताया कि 24 तारीख को ही उसका जो फ़ोन है कहीं मिसप्लेस हो गया है और किसी ने उसको ले लिया है। तो ऐसे लग रहा है कि किसी ने, जिसने उसका फ़ोन उठाया है, उसने उसको एक बॉक्स कॉल करके 112 पे गलत सूचना, भ्रामक सूचना फैला रहा है। टीम हमारी लगी है, हम CCTV कैमरा भी चेक कर रहे हैं और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे जितने भी आगे के त्यौहार हैं वो सकुशल और पीसफुल तरीके से निकले। सूचना देने वाला कोई व्यक्ति है? अभी उसकी हम तलाश कर रहे हैं। जिसने कॉल किया है अभी आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाए, उसकी टीम लगी है, बहुत शीघ्र उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। कुछ डेवलपमेंट्स हमारे पास लीड्स मिले हैं और हमारी टीम्स लगी हुई हैं, बहुत जल्द हम इसको करना। वृंदावन में रंग भरनी एकादशी पर आस्था का सैलाब उमड़ा। देश विदेश से आए श्रद्धालु ठाकुर बाकी बिहारी मंदिर परिक्रमा होली खेलते नजर आए। मंदिर में सेवायत गोस्वामी ने अबीर गुलाल की वर्षा की। भक्त लालालियत होकर होली के रंग में भीग गए। वहीं मंदिर परिसर और परिक्रमा मार्ग पर जयघोष और सतरंगी छटा ने वातावरण को भक्ति और उत्साह से भर दिया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए LED स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क रहा और सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। किसी के चेहरे पर मेरा पिंकी को सावरिया भक्त मंडल। कहाँ से आई है? मैं कलकत्ता से आई हूँ। होली का कुमार आपको अच्छा लगा? ये रंग भरी एकादशी का तो कुछ बयान नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते हैं। मैंने वृंदावन की होली और मैं रंग भरी एकादशी में करी हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ और सब आप भाइयों का धन्यवाद दे रही हूँ जिसने इतने जन में मेरे को चुना। आप लोगों ने वृंदावन की होली तो मैं कृष्ण के रंगने नहीं आई हूँ, मैं कृष्ण के रंग में रंगने आई हूँ। इसीलिए मेरे सावरिया की कृपा है। बस इनसे मेरी गुजारिश है, मेरे दोनों बच्चों की शादी में वो भाग भरने आए। मेरे वाकई बिहारी लाल की जय, सावरिया सेठ की जय। पहले कभी होली मंदिर पर बनाई? मैं हर साल होली पे आती हूँ, 3-4 साल से बिहारी जी हमें बुला रहे हैं, लेकिन आज जैसी होली तो मेरे गदगद में भरी पड़ी है, नस नस में समी है। कहते हैं ना, मेरी नस नस दुखे बलम, मेरी नस नस दुखे बलम, मेरी शायद नजर लग गई मेरे बाके बिहारी, मेरी और मेरी जोड़ी की, मेरी नस नस दुखे बलम। मेरा नाम रिया है, मैं हरियाणा से आई हूँ। होली देखकर कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं हर साल आती हूँ पर मुझे आज जैसा मजा कभी भी नहीं आया और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ऐसी होली मैंने कभी देखी ही नहीं है अपनी लाइफ में। मैं अपनी सहेलियों के साथ आई हूँ और मुझे सेफ भी फील हो रहा है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ आई हूँ आज। गाजियाबाद। पहली बार होली मना रही है? नहीं, चौथी बार है इस बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। बाकी 3 साल के कंपैरिजन में इस बार बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स करे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ की दर्शन अच्छे से हो गए। यहाँ की व्यवस्था कैसी रही? बहुत अच्छी। 3 सालों में मैं चौथी बार आ रही हूँ यहाँ पे। अभी तक की सबसे बेस्ट व्यवस्था अभी ये वाली हुई है जो इस बार में आई है।
संभल के बेजोई सराफा बाजार में शुक्रवार को हंगामा मच गया। हरियाणा पुलिस चोरी के एक कथित जेवरात की बरामदगी के लिए छापेमारी करने बाजार पहुंची, लेकिन व्यापारी विरोध में आ गए। पुलिस के अनुसार पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अशोक कुमार की दुकान में जांच की गई। वहीं व्यापारियों ने अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए बाजार बंद कर दिया। 5 घंटे चली खींचतान के बाद पुलिस बिना कोई बरामदगी किए वापस चली गई। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि और व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारी स्पष्ट कर चुके हैं कि वे चोरी का माल नहीं खरीदते। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी रही। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये हमारी संग्रामक कमेटी है जिसका हम अध्यक्ष हैं। क्या नाम है आपका? सुधांशु वासने। हमारा ये धरना प्रदर्शन जो रहा है ये रहा है कि गत दिनों हमारे यहाँ पर हर व्यवस्था बाहर से पुलिस आती है और ये हमसे ये कहती है कि ये आपने चोरी का सामान खरीदा है, जिसका हम पर सारा प्रूफ रहता है और उसके बावजूद भी हमसे बदतमीजी होती है। हमें थाने में बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि आपने ये चोरी का सामान लिया है और इसका आप हमें चोरी का सामान बरामद कराइएगा, उसके बाद हमें निपटिएगा हमारे यहाँ पर। लेकिन हम लोगों ने हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम लोग छोटा छोटा सामान, एक जोड़ी चैनें आ रही है, एक जोड़ी टॉक्स आ रहे हैं, 10-20 हज़ार रुपये का सामान कैसे चोरी का हो सकता है और हम उसको कैसे लें? फिर हमने प्रशासन से पहले भी कहा था, इस बार भी कहा था और आज भी एक केस हुआ है। बाहर की पुलिस आई है और हमारे एक सम्मानित व्यापारी को उन्होंने ठेस पहुंचाने का कष्ट करा है और उनसे ये कहते हैं कि आप थाने आइएगा और हमारे काम करिएगा। जब आपको पुलिस आती है तो कुछ तो प्रूफ लेके आती होगी? कोई बस एक व्यक्ति आ जाता है, अनजान व्यक्ति आता है, उसको लेके आते हैं और लेने के बाद कहते हैं कि ये चोर है, इसने सामान बेचा है आपके यहाँ। अब हम कैसे पता चले कि ये, अगर कोई व्यक्ति 100 ग्राम की चैनें लेके भी आता है तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये चोर है, ये क्या है? वो अपनी मजबूरी बताता है कि मेरी माँ बीमार है या मेरे घर में परेशानी है, इस कारण हम कैसे काम करें? इस तरह की समस्या आ रही है आपको? ये बात कभी उच्च अधिकारियों से रखी है आपने? पहले भी रखी है, अभी भी रखी है और जारी है हमारा काम, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। आज का क्या मामला है? आज का मामला ये है कि कोई भी पूर्व चेयरमैन हमारे नगर के हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके यहाँ लगभग उनकी एज 60 से 65 साल की है और उनसे अभद्रता की गई है, जिसके कारण हम लोगों ने धरना प्रदर्शन। अभद्रता किसने की है? पुलिस अधिकारी ने। कहाँ की जो आई थी बाहर की? कहाँ की पुलिस है? बाहर की पता नहीं कहाँ की है। उनका कहना ये है कि वो तो हम बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। नहीं गोरखपुर जिले के केपीआरगंज तहसील में गोंडवाना क्रांति मोर्चा के लोगों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा गौड़ समाज के लोगों को शासन निर्देशों के बावजूद गौड़ जनजाति प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। गोंडवाना समाज के लोग पहले भी कई बार उप जिलाधिकारी से अपनी मांग कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वहीं सतीश कुमार गौड़ ने सुदर्शन न्यूज को बताया कि शासन के आदेशों का पालन नहीं होने से समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। मोर्चा ने लिखित ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। समस्याएं हैं तहसील पर, आप लोग काफी दिनों से बने हुए हैं अपनी समस्या को लेकर के। हम सभी गौड़ जनजाति के व्यक्तियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भारत का राजपत्र आ गया और शासनादेश आ गया और जनगणना 1891 में कहा गया है, धुरिया की गणना की गई है, उसके बावजूद भी तहसील प्रशासन गौड़ जनजाति के व्यक्तियों को हाथ में दर्ज धुरिया की जांच करके प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। अपनी समस्या को से आपने अवगत कराया उप जिलाधिकारी को? कई बार मैंने कराया, पिछले अभी पहले मैं कराया था, उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा था 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं जांच करा के प्रमाण पत्र निर्गत कराऊंगा, लेकिन अभी तक किसी का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुआ। सबके प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा रहा है। ये शासनादेश और राजपत्र की अवहेलना है। ये भारत सरकार। आप लोगों की क्या समस्याएं हैं तहसील पर? बिजनौर की अदालत में हत्या के मामले में पिंटू चौहान और जयदीप को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट रूम में तनावपूर्ण माहौल बन गया। दोनों आरोपी फैसले से भड़क उठे और जज को जान से मारने की धमकी दे डाली। आरोपियों ने जज के घर और गांव की जानकारी होने का दावा भी किया। मामले की पृष्ठभूमि में वादी रेणु की ननद अंजलि के साथ दहेज उत्पीड़न विवाद शामिल है। घटना के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। वहीं एडीजी ने गृह सचिव, डीआईजी और एसपी बिजनौर को सुरक्षा की मांग पत्र के माध्यम से भेजा। रितेश चौहान एडवोकेट नाम है मेरा, एनडीपीएस देखता हूँ एडीजे 4 में। हमारे
जो मामला है यो, इसमें वादी जो थी वो रेनू थी। हमारी कोर्ट में 302 धारा 34 में अभियुक्त जयदीप और पिंटू चौहान के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन था। किन धाराओं में? 302 दफा 34 में आईपीसी में थाना धामपुर का मुकदमा था। ये हुआ ये था कि अंजलि जो है, जो रेनू वादी है, उसकी नड़ंद है। अंजलि की शादी जो अभियुक्त जयदीप है इसके बड़े भाई से हुई थी सवाजपुर में। परिवार के संबंध में इन पर अंजलि ने काफ़ी मुकदमे चले हुए थे। 498 वगैरह का भी चल रहा था और 406 का भी। 2024 में जयदीप और पिंटू इसके गांव मटोरा मान गए और गाड़ी से, अपनी स्विफ्ट गाड़ी से, जो वादी है मुकदमे की रेनू और जो पीड़ित है अंजलि, उसके पिता को खेत में से खींच कर लाए और अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट किया और मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। कई बार गाड़ी आगे पीछे लेकर कई बार गाड़ी से आगे पीछे करके उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतका की पुत्रवधू है रेनू देवी, उनके द्वारा एक मुकदमा थाना धामपुर में जयदीप और पिंटू चौहान के विरुद्ध 302 में हुआ, जिसमें कल माननीय एडीजे फोर्ड साहब ने, जज साहब ने, उन्हें आजीवन कारावास व 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। सजा सुनाने के बाद माननीय एडीजे 4 साहब, जज साहब, उठकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए तो अभियुक्तों द्वारा दोनों को जान से मारने की धमकी, अपशब्द उनके बारे में कहा गया, जो कि बहुत ही न्यायपालिका के एक अधिकारी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी है। उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और भविष्य में ऐसा कोई आगे को अभियुक्त ऐसा कोई काम ना करे जिससे न्यायपालिका पे कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। अच्छा, जिन जज साहब को ये धमकी मिली है, क्या उन जज साहब ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई पत्र लिखे हैं क्या? एसपी महोदय को पिछले साल एक पत्र एसपी महोदय को दिया था एडीजे 4 साहब ने, तो उनके द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, जहां पर आवास है जज साहब का, वहां पर सुरक्षा मिली हुई थी जज साहब को। और जो यहाँ चौकी पर वो है, क्या नाम है, जो पुलिस चौकी है यहाँ यहाँ न्यायालय सुरक्षा में, वो पुलिस भी अक्सर आती रहती थी कोर्ट में। और कल भी पुलिस काफ़ी थी, जब जजमेंट हुआ तो पुलिस काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था में। क्या पुलिस के सामने ही जज साहब को धमकी दी गई? पुलिस थी, लेकिन जो क्योंकि गाली गलौज या धमकी जो अंदर कोर्ट रूम में दी गई थी, पुलिस बाहर खड़ी थी। अच्छा, अब कोई उसके प्रकरण के बाद जज साहब ने क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा? हाँ, अपने माध्यम से पत्रांक किया है माननीय एसपी साहब को, माननीय जिला जज साहब को और माननीय डीआईजी मुरादाबाद के लिए। अमरोहा में फर्जी बीमा क्लेम का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार चौधरी ने एसपी को शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली और रजबपुर के कुछ लोग उनके नाम की फर्जी मुहर और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बीमा कंपनियों से क्लेम पास करा रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने मरीजों का इलाज डॉक्टर राजीव के नाम से दिखाकर फर्जी प्रपत्र तैयार किया। इसमें गावा सादात और मदनगिर साउथ के लोग भी शामिल हैं। डॉक्टर राजीव ने प्राथमिकी दर्ज कर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। तो इसकी सर्जरी जो है इन्होंने। मैं डॉक्टर राजीव कुमार चौधरी MBBS MS जनरल सर्जन नोएडा का रहने वाला हूं। मैं नोएडा में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं। ये 2 हॉस्पिटल, डिवाइन हॉस्पिटल जोया अमरोहा और साधना नर्सिंग होम जोया अमरोहा जो हैं, ये मेरे नाम पर पता चला है कि फर्जी फाइल लगा रहे हैं। मैं इन दोनों हॉस्पिटल को जानता नहीं, ना कभी विजिट किया हूं। मुझे इन हॉस्पिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये दोनों फर्जी फाइल लगाते हैं मेरे नाम पर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। परीक्षा के दौरान बड़ी चोरी पकड़ी गई है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने प्रथम पाली के गणित परीक्षा में 5 ऐसे छात्रों को पकड़ा है जो दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। ये छात्र OP यादव इंटर कॉलेज, मेवाराम विद्या ज्ञान इंटर कॉलेज और आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर के पंजीकृत छात्रों के जगह बैठे थे। इनके एडमिट कार्ड में भी परीक्षा देने वाले छात्रों का फोटो लगा हुआ था। पकड़े गए छात्रों को पुलिस को सौंप दिया गया है और DIOS ने बताया कि संबंधित विद्यालयों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई और FIR दर्ज की जाएगी।
मुंगेर में बन रहे मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। सांसद व केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के नाम पर कॉलेज का नाम रखने की मांग ने राजनीतिक लड़ाई को भड़का दिया है। बता दें कि जनाधार मोर्चा के अध्यक्ष संजय केसरी ने चेतावनी दी कि नामांकन में कोई समझौता नहीं होगा और विरोध करने वालों को सड़कों पर टक्कर का सामना करना पड़ेगा। ब्रह्म ऋषि समाज और स्थानीय नेता इस नामांकन का समर्थन कर रहे हैं। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि मेडिकल कॉलेज का नाम लल्लन सिंह मेडिकल कॉलेज ही होगा। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने की संभावना है। हमारा मानना है कि कोई भी नेता अगर अपने क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक काम करता है तो इसका उपलब्धि उस नेता के नाम पर होना चाहिए। संजय केसरी ऐसा लल्लन सिंह का प्रखर विरोधी आज अगर मुंगेर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम लल्लन सिंह मेडिकल कॉलेज करने के लिए सड़कों पर उतर गया है तो सिर्फ इसलिए कि ये एक मिसाल होगी। भारत के जितने भी सांसद हैं उनको यह प्रेरणा मिलेगी कि अपने क्षेत्र के लिए वो ऐसे ऐतिहासिक काम करे कि उनका नाम उस क्षेत्र की जनता अमर कर दे। यही कारण है कि आज हम यह प्रस्ताव पारित कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर मालपुआ पर चर्चा के माध्यम से यह संदेश देना चाह रहे हैं कि विकास को हमेशा पूर्वाग्रह राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर अभी क्या है कि जो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं उसको लगता है कि संजय केसरी लल्लन सिंह से बहुत बड़ा ठेका ले लिया। जो दलाल हैं उनको लगता है कि संजय केसरी दलाली पर उतर आया। जो लोग पैसा के भूखे हैं उनको लगता होगा संजय केसरी को लल्लन सिंह पैसा दे दिया, लेकिन नहीं। संजय केसरी अगर विरोध करने का कलेजा रखता है तो दिल खोलकर समर्थन करने का जिगरा भी रखता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पूर्वाग्रह और राजनीतिक चश्मा से ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता देनी होगी। इसी मेडिकल कॉलेज के लिए हम माननीय लल्लन सिंह जी का सड़कों पर विरोध कर रहे थे। कई हमने जुल्म और सितम सहा है, लेकिन जब लल्लन सिंह जी के प्रयास के कारण, और यह मानना होगा कि अगर लल्लन सिंह नहीं चाहते, अगर लल्लन सिंह मेडिकल कॉलेज के राह में सभी कील कांटों को दुरुस्त नहीं करते तो 10 सालों तक मुंगेर को मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता। लल्लन सिंह जी ने मेडिकल कॉलेज बनने के राह के सभी बाधाओं को दूर किया। भूमि अधिग्रहण, फंड अलॉटमेंट और तकनीकी सभी खामियों को दूर करते हुए, और यही कारण है कि इसी वर्ष 2027 में ही मुंगेर को 650 बेड का मेडिकल कॉलेज मिलेगा। एमपी के धार जिले के सागौर में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने इंदौर दाहोद रेल परियोजना के तहत बने 2 नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। हर ओवरब्रिज की लागत 1 करोड़ से अधिक रही और पिछले 10 महीनों में निर्माण पूरा हुआ। इस परियोजना से आदिवासी इलाकों में रेल सुविधा और विकास को नई गति मिलेगी। वहीं लोकार्पण समारोह में धार विधायक नीना वर्मा, जिलाध्यक्ष महंत नीलेश भारती, रेलवे अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश से आदिवासी क्षेत्र को रेलवे की बड़ी सौगात मिली है। कर्नाटक के बेलगावी जिले के रायाबाग तहसील के यलपरट्टी गांव पे श्री अरण्य सिद्धेश्वर देव के मेला महोत्सव के दौरान एक अनोखी घटना घटी। भक्त सिद्धत सरदी ने मेले में भगवान की पालकी के पास केले पर अगले मुख्यमंत्री सतीश जारकीहोली लिखा और देवता को अर्पित किया। इससे पहले भी उन्होंने अपने क्षेत्र के विधायक बनने की प्रार्थना की थी, जो पूरी हुई। इस बार उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने मेले में चर्चा पैदा कर दी। लाखों श्रद्धालु भक्ति भाव से दर्शन करते हुए इस घटना को भी निहारते रहे। ಬಾಳೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿವಾಳಿಕೆ ಅರಣ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಿವಾಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಏನು ವಿಶೇಷಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಾಳೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು ಅದು ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಅಷ್ಟು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಐತ್ರಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ MLA ಅವರು
ಸಂಬಂಧ ಹಾರಿಸಿದ್ದೀವ್ರಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ. ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಯಾವ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ? ಇದು ಯಲ್ಪಾರೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಾಗ MLA ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಶಾಸಕರಾದರು. ಏನಂತ ಬರೆದು ಹಾರಿಸಿದ್ರಿ? ಶಾಸಕರ ಕುರ್ಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರ MLA ಅವರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಯಾರಾಗಲಿ ಅಂತ? ಮಹೇಶಣ್ಣ ತಮ್ಮಣ್ಣವ್ರು ಆದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು. और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।